हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 लर्निंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और ये चैप्टर जो ज़्यादा बड़ा नहीं है तो फटाफट से इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। लर्निंग की सबसे पहले डेफिनेशन को गौर करते हैं। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज विच लीड टू चेंज ऑफ बिहेवियर। आप लोग नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में और उसकी वजह से आपका जो बिहेवियर है उसमें चेंज आ रहा है, तो वो होगी लर्निंग। लर्निंग में सबसे पहले अलग अलग ऑथर्स हैं, तो सबसे पहले आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो ये जो कॉल भाई साहब ने दिया था ऑथर हैं, इनकी थ्योरी जो है वो सजेस्ट करती है लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस साइकिल है, मतलब चलती रहेगी वो साइकिल। ये जो साइकिल आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ये विद फोर स्टेजेस हैं, ऑल ऑफ विच हैव टू बी कंप्लीटेड फॉर द न्यू नॉलेज टू बी फुली एक्वायर्ड। नई नॉलेज आपको लेनी है तो ये सब चीज़ें चारों कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे पहले आता है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें आता है सबसे पहले आप एक्शन। मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि आज मेरे को एक्सेल सीखने जाना है। मैंने क्या करा, फटाफट से जाके ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई भी कोचिंग ढूंढी और उस कोचिंग में अप्लाई कर दिया, तो ये मेरा एक्शन हो गया। इसके बाद मैं वहाँ पे कोचिंग में गया और कोचिंग में जाके मैंने देखा कि जो मेरे को टीचर सिखा रहे थे वो एक्सेल उन्होंने अपने लैपटॉप वगैरह में खोला, कंप्यूटर में खोला और उन लोगों ने मेरे को सारे फार्मूलाज वगैरह दिखाए और मैं देखने लगा, समझने लगा कि मतलब ये सब फार्मूले कैसे पुट कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को बताया रो क्या क्या होती हैं, कॉलम्स क्या क्या होती हैं, इसके बाद फार्मूलाज कैसे डालते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें बताई और तो मैं करने लगा उनको एनालाइज। ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वेशन। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। इसके अंदर मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। पहले मैं एनालाइज कर रहा था कि वो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या फार्मूले डाल रहे हैं, क्या क्या कीपैड्स में बटन दबा रहे हैं। उसके बाद मैंने अंडरस्टैंड करा, अच्छा इन लोगों ने फार्मूला डाल रखा था कि एवरेज कर रखी थी इन लोगों ने, तो एवरेज का फार्मूला डाला। उसके बाद यहाँ पे जो भी रोज कॉलम वगैरह थी वो सब उन्होंने डाली, तो मैं उसको अंडरस्टैंड कर रहा था। अच्छा इनको एवरेज निकालनी थी तो इन्होंने एवरेज निकाल के ये सब फार्मूला डाल दिए। ओके, सो ये मैं समझ गया। इसके बाद मैंने क्या करा, मैं अपने घर पे वापस जाता हूँ और ये इसके एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर। तो इसके बाद मैं अपने घर पे वापस गया, अपने मैंने लैपटॉप की स्क्रीन खोली, कंप्यूटर की स्क्रीन खोली और मैंने फटाफट से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोला और वहाँ पे जो जो उन्होंने मेरे को यहाँ पे नोटबुक में लिखवा रखा था वो सब मैंने जाके अपने लैपटॉप में इम्प्लीमेंट कर दिया। ये मैंने अप्लाई कर दिया। ये 4 चीज़ें हैं। इसी के साथ आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये कॉल की सबसे पहले एक्शन लोगे, फिर एनालाइज करोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे और अप्लाई करोगे। ये सेम चीज़ फिर मैं अगले दिन वापस गया, फिर मैंने नई चीज़ सीखी। ये कंटिन्यूस साइकिल है लर्निंग का, ये कॉल के हिसाब से, ठीक है। आगे बात करते हैं, हनी और ममफोर्ड का लर्निंग स्टाइल भी है। इसके अंदर 4 लोग आते हैं, एक्टिविस्ट, रिफ्लेक्टर, थ्योरिस्ट और पैराग्रामिस्ट। एक्टिविस्ट की बात करें तो ये होते हैं ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, हैंड्स ऑन यानी कि एंजॉय टीम वर्क एंड रोल प्ले। मतलब ये लोग जो होते हैं एक्टिविस्ट, ये नए नए काम करना पसंद करते हैं और इन्जॉय करते हैं टीम वर्क, मतलब ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं और रोल प्ले वगैरह, ठीक है। रिफ्लेक्टर की बात करें तो ये प्रेफर टू ऑब्जर्व अदर्स बिफोर टेकिंग एक्शंस लाइक होमवर्क मान लीजिए भाई एक आपका क्लास का बहुत टॉपर बच्चा है, वो हमेशा टॉप करता है, तो आप लोगों को कोई होमवर्क मिल रखा है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, पहले ये टॉपर के होमवर्क देखोगे कि भाई इसने कैसे कर रखा है, फिर उसको अच्छे से समझोगे, ऑब्जर्व करोगे और फिर उसके बाद उसी हिसाब से आप अपना भी होमवर्क करने वाले हो, ठीक है। आगे बात करते हैं थ्योरीज की। तो ये जो होते हैं नीड टू अंडरस्टैंड अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स लर्न बेस्ट इन अ क्लासरूम के अंदर सबसे बेस्ट करते हैं इनको। मतलब जो भी प्रिंसिपल है ना, थ्योरीज का मतलब ये समझो कि सारे लोग थ्योरी से समझेंगे। आप लोग जैसे 12th क्लास में इको BST वगैरह पढ़ते होगे, BST तो कितनी ज़्यादा थ्योरी है, वो लोग क्लासरूम में जाके बैठेंगे, जो जो टीचरें पढ़ा रही हैं उन सबको अच्छे से समझेंगे और उसी के बाद वो जो है अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बाद में बात करते हैं प्रेगमेटिस्ट। ये जो होते हैं कीन टू डील विद रियल सिचुएशन लर्न बेस्ट ऑन जॉब। तो ये जो होते हैं सबसे वो इंसान होते हैं कि मतलब इनको बहुत ज़्यादा चुलनी मस्ती कि जैसे उन्होंने कुछ ना कुछ काम सीख लिया, सबसे ज़्यादा फटाफट जाके उसको इम्प्लीमेंट कर दो और कुछ करना ही नहीं है, जो काम सीखा उसको फटाफट जाके इम्प्लीमेंट कर दो। ओके, सो ये था हनी और मम्फर्ट का। आगे बात करते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है ट्रेनिंग जो होता है एक प्लान और सिस्टमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है कि एक प्लान कर रखे होते हैं कि कोई भी मतलब ऑनलाइन एम्प्लॉय वगैरह को आपको ट्रेनिंग वगैरह देनी है, तो प्लान होता है behavior through learning events which enables individuals to achieve a high level of knowledge, skills एंड कॉम्पिटेंस। इसका मतलब ये है कि प्लान सिस्टमेटिक होता है। ट्रेनिंग की वजह से क्या चाहते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, स्किल मिले और कॉम्पिटेंस मिले, क्योंकि लास्ट में जाके उनको यही करना है कि अपनी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित होना है, तो सबसे पहले ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रोथ होता है एक पर्सन की एबिलिटी का और उसका पोटेंशियल का थ्रू लर्निंग एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंस। लर्निंग के साथ साथ और जो भी एजुकेशन वगैरह उनको मिलती जाती है, इसके साथ साथ उनका डेवलपमेंट हो जाता है। ट्रेनिंग में जो है वो नॉर्मल आप कह सकते हो कि जॉब ओरिएंटेड होता है, जो भी ट्रेनिंग होती है वो जॉब ओरिएंटेड होती है, लेकिन डेवलपमेंट जो होती है वो करियर ओरिएंटेड होती है। मतलब जैसे आप डेवलप होते रहोगे तो आपका करियर आगे आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन जो होता है प्रोसेस होता है एक डेवलपिंग नॉलेज, स्किल्स और करेक्टर रिक्वायर्ड इन द ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं ना, जितने भी लाइफ में आपके एस्पेक्ट्स हैं, वो सब आपको डेवलप करने के लिए नॉलेज, स्किल्स, ये करेक्टर जो भी रिक्वायर करी जाती है उसको ही आप एजुकेशन कह देते हो, ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं हम स्टेजेस की, ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में। ये सब आपकी स्टेजेस हैं। तो सबसे पहली स्टेज होती है आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड। पहले तो ट्रेनिंग की नीड को आइडेंटिफाई करो, कंपेयर करो स्टैंडर्ड इन जॉब डिस्क्रिप्शन टू इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़, लुक एट परफॉर्मेंस रिजल्ट्स कंपेयर टू। सबसे पहले तो आप जो है कंपेयर करो स्टैंडर्ड्स की, कि मतलब आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपको एक इंडिविजुअल चाहिए आपकी कंपनी के अंदर, और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये रोल है कि आपको इस टाइप का इंडिविजुअल चाहिए, और अब इसने बता रखा है कि मेरी क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। आप इन दोनों को कंपेयर करो। उसके बाद परफॉर्मेंस को देखो और रिजल्ट को कंपेयर करो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से, कि मतलब ये आदमी जो है किस टाइप का काम कर रहा है। फिर कंपेयर करो इसके स्टैंडर्ड से, एनालाइज करो कि एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट क्या क्या है, रिजल्ट करो, रिजल्ट्स ऑफ मैनेजर्स ऑब्जर्वेशन। इसके जो ऊपर का बंदा है मैनेजर वगैरह, वो इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा कि ये कैसा काम कर रहा है। उसके बाद कस्टमर की फीडबैक लो कि ये आगे कस्टमर्स के साथ कैसा रह रहा है, ठीक है। उसके बाद कोर्स बाय चेंज, एग्जांपल न्यू आईटी सिस्टम, जो नई नई सिस्टम्स आ रखे हैं, कभी कभार चेंज से जो है ट्रेनिंग की नीड पड़ जाती है, या फिर स्पेसिफाइड नॉलेज, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज टू बी एक्वायर्ड। कभी कभार उनको नई नॉलेज या फिर स्किल्स या फिर कॉम्पिटेंसी एक्वायर करनी पड़ जाती है। तो इस सब चीज़ों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ट्रेनिंग नीड्स क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेट्स ऑब्जेक्टिव्स फॉर ट्रेनिंग। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो होने चाहिए वो होने चाहिए स्मार्ट। आप लोग एक कीवर्ड याद कर सकते हो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट और टाइमली। स्पेसिफिक का मतलब वेल डिफाइंड होनी चाहिए। मेजरेबल यानी कि न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर किए जा सकें। अटेनेबल यानी कि इतना होना चाहिए कि भैया पर्सन की कैपेबिलिटी उतनी हो, ये ना हो कि वो उतना काम कर ही ना पाए जितना आप काम दे रहे हो। रेलिवेंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से अलाइन करना चाहिए। नहीं भाई ऑर्गेनाइजेशन का काम कुछ हो रहा है तो मुझे एम्प्लॉय से कुछ और ही करा रहे हो। टाइमली होना चाहिए, जब जब डेडलाइन है उससे पहले पहले काम हो जाना चाहिए, उससे लेट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है प्रोग्राम डिज़ाइन एंड डिलीवरी। इसके बाद करते हैं तीसरे स्टेज में आता है तो कंसिडरेशन ऑफ डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड। डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड होते हैं। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि कोचिंग, मेंटरिंग। आप लोग ट्यूशन्स वगैरह पढ़ने जाते हो तो ये आपको मान लो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है कि वहाँ जाके आप कुछ सीख रहे हो। मेंटरिंग हो गई, वर्क शेडोइंग हो गई, अप्रेंटिसशिप हो गई। ये सब काम ये हो गए कि मान लो आप किसी जगह पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपको एक काम करके दिखा रहे हैं और आप उस काम के देख के आप उसको सीख रहे हो। होम स्टडी, कंप्यूटर इंटरेक्टिव लर्निंग, ये अलग टाइप की होती है। आप घर बैठे बैठे पढ़ रहे हो, ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, कंप्यूटर से पढ़ रहे हो, ये सब अलग हो गई। क्वालिफिकेशन और कोर्सेज अलग हो जाते हैं। डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेज टू द प्रोसेस, इक्विपमेंट, एग्जांपल बुक्स वगैरह से पढ़ रहे हो। ये सब आपको बता रखें कि ट्रेनिंग कैसी कैसी चीज़ों से हो सकती है। मनी, एग्जांपल कोर्स हो तो कोर्स कितनी आ सकती है। रीएलोकेटिंग वर्कलोड, ये सब चीज़ें कितनी आती है। टाइम, जो आपकी ट्रेनिंग है उसका टाइम कितना लगने वाला है। डिलीवरी मेथड जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इन हाउस, एक होता है एक्सटर्नल। इन हाउस का मतलब जो कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। एक्सटर्नल जो होता है उसके लिए एक स्पेशलिस्ट जो होता है वो प्रोवाइड करता है ये सब आपकी ट्रेनिंग। इसके बाद बात करते हैं वैलिडेशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। वैलिडेट कैसे हो जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो इसके अंदर हैवलिन्स के 5 लेवल हैं। एक होता है रिएक्शन ऑफ द ट्रेनिंग, एक होता है नॉलेज एक्वायर्ड, एक होता है ट्रांसफर ऑन द जॉब। ये जो है मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इंडिविजुअल्स कॉन्टिन्यूअली एक्सपैंड देयर कैपेसिटी टू क्रिएट रिजल्ट्स दे ट्रूली डिज़ायर। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक वैसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स रहते हैं वो लगातार जो है अपने एक्सपैंड करते रहते हैं। जो कोई भी रिजल्ट्स वगैरह आते हैं उनको क्रिएट करेंगे, जो भी उनको इच्छा रहती है ना उसको फटाफट से एक्सपैंड करते रहते हैं। वेयर न्यू थिंकिंग पैटर्न्स आर नर्चर्ड, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह रहते हैं उनकी क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव वो कितना ले रहे हैं, ये सब चीज़ें लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को दिखाते हैं। जहाँ पे वेयर पीपल आर कॉन्टीन्यूसली लर्निंग, जहाँ पे पीपल लगातार लर्न कर रहे हैं। फीचर क्या क्या हो सकते हैं, ये जो है जनरेट और ट्रांसफर नॉलेज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। देखो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये सारे लोग लर्न कर रहे हैं, अपना सीख रहे हैं और बाकी सब सीख रहे हैं, तो अच्छा माहौल भी बना के रखा है तो नॉलेज एक दूसरे के बीच में शेयर होगी। लर्न फ्रॉम अदर्स एंड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले एक्सपीरियंस से भी बहुत सीख रहे हैं और बाकी जो नए बंदे सीख रहे हैं उन सब लोग भी आपस में सब लोग मिल के सीख रहे हैं भाई, ठीक है। टॉलरेट रिस्क एंड फेलियर एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, जो भी मतलब फेलियर वगैरह आते हैं वो देखते हैं कि ये हमारा जो है फेलियर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, ये हमारा फेलिंग जो है वो लर्निंग की अपॉर्चुनिटी है, हम आगे और अच्छे से काम करेंगे। हैव अ सिस्टमेटिक ऑनगोइंग कलेक्टिव एंड साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनकी जो होती है एक साइंटिफिक अप्रोच रहती है, तो ये नहीं होता कि कोई भी लगा दो, रूल ऑफ थंब नहीं चलता यहाँ पे, ठीक है। तो पूरी सिस्टमेटिक चलती है और साइंटिफिक अप्रोच चलती है। रोल ऑफ मैनेजर्स इन अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का क्या क्या रोल रहता है,
तो ऑल मेंबर्स जो होते हैं वो शुड बी इन्वॉल्व इन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी जब बन रही होती है तो सारे मेंबर्स को जो होना चाहिए इन्वॉल्व रहना चाहिए। इन्फॉर्मेशन इज सीन एज अ रिसोर्स नॉट अ पावर टूल। इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिल जाती है ना लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एक रिसोर्स की तरह देखी जानी चाहिए, नहीं कि कोई पावर टूल की तरह इस्तेमाल करो जैसे कंपनीज करती हैं, ठीक है। क्रिएटिंग अ सेंट्रल नॉलेज डाटाबेस, एक सेंट्रल नॉलेज डाटाबेस मतलब एक पूरा डाटाबेस बना देते हैं। आप देखते हो कंपनी में डाटाबेस वगैरह जाके लगा देते हैं, सारा डाटाबेस वहीं पे रिकॉर्ड होता है, तो वो क्रिएट करते हैं। डेवलपिंग इंटरनल कस्टमर आइडियोलॉजी, मतलब इंटरनल कस्टमर, जैसे कि आप लोग एम्प्लॉयज़ कहते हो ना, तो उसको आप इंटरनल कस्टमर मान लेते हो, क्योंकि वो लोग भी नया नया कुछ सीख ही रहे होते हैं आपसे, तो आपको उन लोगों को सिखाना पड़ता है। स्ट्रक्चरिंग द ऑर्गेनाइजेशन एज टू प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर करते हैं कि कौन से होना चाहिए, डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्ट्रक्चर करना है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी जा सके और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जा सके लर्निंग की, ठीक है। ये सब हमारी आ जाती है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ये भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय।